हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिट्रिक्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और मेरी कोशिश इसमें ये रहेगी अपन जो है थोड़ा डीप टेक्नोलॉजी में डीप जाके इस वीडियो में एक्सप्लोर करें। क्योंकि अक्सर मैंने क्या देखा है यूट्यूब पे कि वीडियोस जो लोग डालते हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के नहीं होते। वो उसमें बहुत सतही तौर पे बताया जाता है, जो कि आपको रियल वर्ल्ड में वो नॉलेज ज़्यादा काम नहीं आता है। मतलब अगर आपने किसी इंस्टॉलेशन पे बस क्लिक क्लिक करके देखा है कि ये वाली चीज़ एंटर करो, फिर नेक्स्ट करो, ये फिर नेक्स्ट चीज़ एंटर करो, फिर नेक्स्ट करो, उसमें आप कुछ सीख नहीं रहे हो। उसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो मेरी कोशिश कोशिश इस सीरीज़ में ये रहेगी कि थोड़ा डीप जाया जाए टेक्नोलॉजी के अंदर और उसको एक्सप्लोर किया जाए अच्छे से। तो उस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है। ये सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स के बारे में है। इसका नाम पहले ज़ेनऐप होता था, सिट्रिक्स ज़ेनऐप। फिर ज़ेनऐप और ज़ेन डेस्कटॉप एक ही चीज़ है। तो पहले इसको मतलब उसकी टेक्नोलॉजी यही है। तो पहले इसका नाम था सिट्रिक्स ज़ेनऐप एंड ज़ेन डेस्कटॉप। उससे भी पहले इसका नाम सिट्रिक्स प्रेजेंटेशन सर्वर था। तो काफ़ी सारे नेम चेंजेस हुए हैं, बट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बेसिकली सेम रही है। और हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक सिट्रिक्स एनवायरनमेंट के अंदर, यूज़र कैसे कनेक्ट करते हैं, आपके नेटवर्क पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेट स्केलर या आपके डिलीवरी कंट्रोलर्स वगैरह। लेकिन अगर मैं उससे शुरू करता हूँ तो आपको, जो आप पहली बार सीख रहे हो, आपको शायद उसका बैकग्राउंड अभी पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले एसक्यूएल सर्वर से शुरू करें। एसक्यूएल सर्वर हमें साइट डेटाबेस बनाने के लिए लगता है सिट्रिक्स का। और साइट डेटाबेस मतलब जैसे कि ईडी का जो डेटाबेस होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है, उसका इक्विवेलेंट आप साइट डेटाबेस सिट्रिक्स में समझ सकते हो। जैसे ईडी के डेटाबेस के अंदर, ईडी के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे ही सिट्रिक्स के साइट डेटाबेस के अंदर सिट्रिक्स की साइट में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है, उस सब की इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये साइट डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए एसक्यूएल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसमें आप एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप घर पे लैब बना रहे हो, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ हार्डवेयर है, तो उसमें आप एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड 2017 डाउनलोड किया हुआ है। उसकी आईएसओ है मेरे पास, जो मैंने इस वीएम के ऊपर अटैच की हुई है। तो उससे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अभी एसक्यूएल सर्वर को, और फिर अपन देखेंगे कि ये साइट डेटाबेस जो है वो कैसे बनता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आई जस्ट गो नेक्स्ट एंड एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, जो अपन हमेशा करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अभी ये एसक्यूएल सर्वर अपडेट चेक करने के लिए कह रहा है, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह, जो अभी मैं नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरा लैब का सर्वर है। मुझे इस पर सारे सिक्योरिटी अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है अभी। ये सर्वर इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, तो देयर इज़ नो रियल रिस्क। तो अभी ये सोच रहा है। अभी विंडोज़ फायरवॉल की वार्निंग है, आई विल इग्नोर दैट एंड गो नेक्स्ट। और अभी हम इसमें देखते हैं कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो हमें सिर्फ डेटाबेस इंजन, जो कि किसी भी डेटाबेस की जो मेन सर्विस होती है,
जिसमें कि आपके एसक्यूएल के अंदर टेबल्स वगैरह बनते हैं और फिर उसमें से आप डेटा फैच कर सकते हो। तो हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत है। बाकी ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सब एक्स्ट्रा हैं अपने लिए। इनकी एज फार एज जहाँ तक सिट्रिक्स के डेटाबेस का सवाल है, इन सर्विसेज की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ डेटाबेस इंजन सर्विस की ज़रूरत है। तो सिर्फ मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट। अभी ये इंस्टेंस का नाम पूछ रहा है। इंस्टेंस का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है एसक्यूएल सर्वर में कि आपका जो डेटाबेस है, मतलब आपका जो डेटाबेस सर्वर है उस पर कई सारे डेटाबेसेस हैं, और वो जो डेटाबेसेस हैं वो जब आप क्लस्टरिंग वगैरह करते हो आपके एसक्यूएल सर्वर की, तो वो सारे के सारे डेटाबेस जितने भी क्लस्टर में बाकी के सर्वर हैं, जैसे मान लो कि एक क्लस्टर में 3 सर्वर हैं, तो वो जो डेटाबेस है वो किसी भी क्लस्टर के किसी भी सर्वर से एक्सेस किए जा सकते हैं। तो अगर इसमें हम यहाँ पे इंस्टेंस का नाम सर्वर के नाम के बराबर ही रखेंगे या सेम रखेंगे, जैसे सर्वर 1 स्लैश डेटाबेस का नाम ऐसे करके ऐसे इंस्टेंस का नाम रख दिया, तो फिर अगर उसको दूसरे सर्वर से सर्वर 1 डाउन हो गया, उसको दूसरे सर्वर 2 से डेटा उठाना है तो उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए इंस्टेंस का नाम हमेशा एसक्यूएल सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है एमएस एसक्यूएल सर्वर, और अगर आपने चेंज करना है तो आप कर भी सकते हो। ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग सकती है, ये इसका सिट्रिक्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर ये समझ ना आए तो कोई बात नहीं। फिर से सोच रहे हैं अभी यहाँ पे। अभी सर्विस अकाउंट्स के लिए पूछ रहा है। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्विस अकाउंट्स होते हैं वही यूज़ करेंगे, जो कि एंटी सर्विस एसक्यूएल सर्वर एजेंट जो अकाउंट है, और ये वाला जो दूसरा अकाउंट है, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट में सिस्टम दे रहा है वही यूज़ करेंगे। जब आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में देखोगे तो ये अकाउंट जो है वो रिप्लेस करके वो अपने सर्विस अकाउंट्स यूज़ करते हैं सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह के हिसाब से, बट हमें उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऐड करंट यूज़र एसक्यूएल सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इसमें बेसिकली दो ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। विंडोज़ का ऑथेंटिकेशन मोड ये है कि आपके डोमेन में जिसको राइट आपके डोमेन का जो ऑथेंटिकेशन है वही यूज़ करके आप एसक्यूएल सर्वर के साथ भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो वो अगर आपने नहीं करना है तो आप सिर्फ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड चूज़ कर सकते हो, और फिर यहाँ पे जो है आपका करंट यूज़र ऐड कर सकते हो। यहाँ पे करंट यूज़र जो है वो आपका डोमेन यूज़र होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अभी जो लोकल यूज़र दिखा रहा है वो दैट इज़ नॉट गुड। तो मैं देखता हूँ कि ये मुझे डोमेन यूज़र ऐड करने देता है या नहीं। ओके, तो मैंने अपना डोमेन यूज़र ऐड कर दिया है यहाँ पे, और सिट्रिक्स वन जो है ये जो लोकल अकाउंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और किसी किसी एप्लीकेशन में
इसका जो दूसरा ऑथेंटिकेशन मोड होता है एसक्यूएल सर्वर का एक नेटिव ऑथेंटिकेशन भी होता है, यानी कि एसक्यूएल सर्वर खुद अपने लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसका। तो किसी किसी टेक्नोलॉजी में आपको ज़रूरत पड़ती है कि एसक्यूएल सर्वर का ही ऑथेंटिकेशन आपने यूज़ करना है उसके लिए, उस टेक्नोलॉजी के सर्विसेज वगैरह रन करने के लिए। लेकिन जहाँ तक सिट्रिक्स ज़ेनएप और सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स का सवाल है, तो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड ही चूज़ करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट। अब हमें एक समरी दिखा रहा है सारे इंस्टॉलेशन ऑप्शंस के जो हमने चूज़ किए हैं। जाएंगे नेक्स्ट और अब ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो जब तक इसका इंस्टॉलेशन होता है, कंप्लीट होता है, तब तक हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर जैसे पहला वीडियो है इस सीरीज़ में, तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि सिट्रिक्स क्या चीज़ है, क्या करता है ये, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ये कैसे काम करता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो सिट्रिक्स की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क फ्रॉम होम को इनेबल करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना यूज़र है और ये यूज़र जो है ये घर से काम करता है, और इस यूज़र के पास कई सारे डिवाइसेस हैं। इस यूज़र के पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, आईफोन है, इसके पास एक विंडोज़ पीसी है, इसके पास विंडोज़ लैपटॉप है, इसके पास मैक ओएस मैक लैपटॉप है, मैकिंटॉश, इसके पास विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, इसके पास लिनक्स प्लेटफॉर्म भी है। और इन में से किसी भी डिवाइस को यूज़ करके ये जो यूज़र है ये अपनी सिट्रिक्स सर्वर के ऊपर जो ऐप रन कर रही है उससे कनेक्ट कर सकता है। और इस यूज़र को सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, मतलब कि जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है, अगर ये यूज़र कहीं छुट्टी मनाया जाता है और इसके होटल में इंटरनेट अवेलेबल है, तो ये वहाँ से होटल में बैठ के भी अपने लैपटॉप से इस एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकता है, वहाँ से अपना काम कर सकता है। तो ये सिट्रिक्स की टेक्नोलॉजी का मेजर एडवांटेज है कि आप किसी भी डिवाइस से, एनी डिवाइस एंड एनीवेयर, होटल में हो, आप कहीं बाहर हो, घर पे हो, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑफिस में तो आप कर ही सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट, बट लिटरली एनीवेयर जहाँ पे भी आपको इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस और अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। मतलब बेसिकली कहीं से भी काम कर सकते हो, जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है। और एनी डिवाइस ये इस हिसाब से इनेबल होता है कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके लिए सिट्रिक्स का एक रिसीवर, या अभी उसको वर्क स्पेस ऐप बोलते हैं, पहले उसका नाम सिट्रिक्स रिसीवर होता था। तो वो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन होती है और वो एप्लीकेशन आप किसी भी डिवाइस पे, जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, ये किसी भी डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो वो एप्लीकेशन, और फिर वहाँ से उस एप्लीकेशन को रन करके आप अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क पे आपको जो भी एक्सेस करना है, एप्लीकेशन, डेटा वगैरह वगैरह, वो सारा अपना काम कर सकते हो। अभी ये बड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। इसमें कॉर्पोरेट नेटवर्क की साइड पे कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी सर्विसेज होती हैं, कई सारे सर्वर होते हैं, नेटवर्क में कई सारी चीज़ें होती है जो इसको इनेबल करती हैं। लेकिन बेसिकली ये पहला वीडियो है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो कम शब्दों में और छोटा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी डिवाइस डायरेक्टली TCP/443 ये पोर्ट नंबर है, तो TCP/443 पे
एक सर्वर से कनेक्ट करेगी अल्टीमेटली, और फिर वहाँ से आप अपना वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन, और हम जाते हैं वापस अपने एसक्यूएल सर्वर पे जो कि अभी भी इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और हम लोग जब ये हो जाएगा उसके बाद में फिर से शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और फिर रीबूट करूँगा अपने सर्वर को जस्ट टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। और इसके साथ साथ मैं एसक्यूएल सर्वर के आईएसओ निकाल के इसके अंदर से, इस वीएम के अंदर से अपनी सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स के आईएसओ को मैप करूँगा इसके ऊपर। ये आईएसओ जो है ये आप सिट्रिक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आईएसओ फाइल। उसके लिए शायद आपको सिट्रिक्स के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट इन केस आपके पास वो अकाउंट नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे ये 2-3 आईएसओ जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने डाउनलोड के लिए डाली हुई है। कोई भी जिसके पास भी लिंक है वो उसको डाउनलोड कर सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। तो लेट्स सी, वो डी ये हमने मैप कर दी है वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स की आईएसओ। ये 2106 यानी कि जून 2021 की रिलीज़ है, जो कि लेटेस्ट है अभी इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के वक्त। और जब तक ये बूट हो रहा है सर्वर, ये जो वीएम रन करने के लिए जो मैं हाइपरवाइजर यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, और इसकी खास बात ये है कि ये फ्री है। तो अगर आप VMware वर्कस्टेशन वगैरह यूज़ करते हो तो उसका आपको लाइसेंस, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्री है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैंने एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है यहाँ पे। इसमें कोई खास बात नहीं है, जो रेगुलर आपका जैसे डोमेन कंट्रोलर होता है कि आपने एक सर्वर इंस्टॉल किया फिर उसको डोमेन बना के उसको प्रमोट कर दिया एज अ डोमेन कंट्रोलर, फिर आपने एक डोमेन बना दिया, वैसे इसमें भी किया है। तो ये बस एक रेगुलर डोमेन कंट्रोलर है। और इस सर्वर के ऊपर जो डिलीवरी कंट्रोलर जिसका नाम है, इसके ऊपर हमने अभी अभी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है। और अब हम सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप्स का जो डिलीवरी कंट्रोलर होता है, जो पहला रोल है जो हमारे इन्वायरमेंट में चाहिए होगा, वो हम इंस्टॉल करेंगे। और ये जितने भी रोल्स वगैरह हैं इसके बारे में बाद में मैं बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप देख लें कि एक कैसा दिखता है, थोड़ा सा उससे अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है कि अगर हम हवा में किसी को बता रहे हो कि डिलीवरी कंट्रोलर और नेट स्केलर वगैरह वगैरह तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब आपने ऑलरेडी ये विजुअल देखा हुआ है तो फिर शायद आपको समझना ज़्यादा ईजीली। मैंने गलती से कंट्रोल H प्रेस कर दिया है तो ये शट डाउन हो रहा है। होल्ड ऑन, लेट मी पॉज इट। ओके, तो हम फिर से आ गए अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर।
और सर्वर एसक्यूएल सर्वर तो हमने इंस्टॉल कर दिया है, बट उसको मैनेजमेंट टूल्स की भी ज़रूरत होती है एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो हम एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसमें जो है, जो ISO है, इसके अंदर एक लिंक होता है ये वाला, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाता है ये एसक्यूएल स्टूडियो मैनेजमेंट सेंटर इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए। तो मैं उसको डाउनलोड करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस सर्वर के ऊपर, और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉलेशन डाउनलोड किया इस वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट की, और अभी फिर इसको इंस्टॉल करेंगे हम। ये काफ़ी सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसमें सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते रहना है जब तक सारा कुछ इंस्टॉल नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वहाँ से पिकअप करेंगे। तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया है, और मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल करके और अपने सिट्रिक्स वन जो हमारे एसक्यूएल सर्वर का नाम है उससे कनेक्ट कर लिया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटाबेसेस के अंदर तो कोई डेटाबेस नहीं है, सिर्फ सिस्टम डेटाबेसेस जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो अवेलेबल है। तो जब हम अपना डेटाबेस बनाएंगे सिट्रिक्स का साइट डेटाबेस, उसके बाद हम यहाँ पे आके देखेंगे कि कौन कौन से नए ऑब्जेक्ट बने हैं, कौन से नए डेटाबेस बने हैं। तो फिर अब हम सिट्रिक्स के ISO रन करेंगे। सिट्रिक्स के ISO मैंने इस VM के ऊपर CD ड्राइव के ऊपर मैप की हुई है, तो उसमें से ऑटो सिलेक्ट रन किया मैंने, तो ये स्क्रीन आती है। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, इट डजेंट मैटर, वो सेम ही आपको ये देता है ऑप्शंस सारे कंपोनेंट्स के। तो हमने वहाँ पे स्टार्ट क्लिक किया, और ये मशीन जो है ये हमें डिलीवरी कंट्रोलर बनानी है। ये हमारा पहला डिलीवरी कंट्रोलर होगा। डिलीवरी कंट्रोलर क्या होता है, वो क्या क्या करता है, ये हम करेंगे बाद में डिस्कस। पहले आप देख लीजिए कैसे इंस्टॉल होता है और ये डेटाबेस के साथ इसका क्या कनेक्शन होता है। तो उस हिसाब से फिर जब मैं कंसेप्चुअल लेवल पे आपको बताऊंगा कि डिलीवरी कंट्रोलर और VDA और ये सब क्या होता है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे डिलीवरी कंट्रोलर क्लिक करेंगे और एक नई इंस्टॉलेशन की विंडो ओपन होगी। ये VM थोड़ा स्लो चल रहा है अभी। ओके, तो ये हमारी ये डिलीवरी कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है। ये तो सिंपल लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी सिट्रिक्स एनवायरनमेंट में, एक तो डिलीवरी कंट्रोलर जो हम इंस्टॉल ऑलरेडी कर रहे हैं इसके ऊपर, स्टूडियो यानी कि जैसे हमने एसक्यूएल सर्वर के लिए मैनेजमेंट कंसोल इंस्टॉल किया है, वैसे ही सिट्रिक्स स्टूडियो जो है वो सिट्रिक्स का मैनेजमेंट कंसोल है, तो वो भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। स्टूडियो की एक और ख़ास बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिलीवरी कंट्रोलर से ही इसको रन करो। जैसे आपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी बेसिकली जो कंसोल होता है
वो आप कहीं पे भी आपने विंडोज़ 10 एडमिनिस्ट्रेटर के विंडोज़ 10 पीसी पे भी वो कंसोल्स आप इंस्टॉल कर सकते हो और फिर जो है आप उसको दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एडी के केस में आप डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हो जीपीएमसी कंसोल को और वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है वो। स्टूडियो में भी वैसे ही होता है, इसको भी आप एडमिन के वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल कर सकते हो और वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने डिलीवरी कंट्रोलर से कनेक्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड कि वो सेम नेटवर्क पे है, उसको पता है कि डिलीवरी कंट्रोलर कौन से डिलीवरी कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। नाउ डायरेक्टर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग के लिए होता है, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। और लाइसेंस सर्वर जो है, लाइसेंस सर्वर के बगैर हम ये इंस्टॉलेशन कोई भी सिट्रिक्स का प्रोडक्ट लाइसेंस सर्वर के बगैर, ये जहाँ तक वर्चुअल ऐप्स और डेस्कटॉप का सवाल है, इसका कोई भी कंपोनेंट लाइसेंस सर्वर के बगैर काम नहीं करेगा। हालांकि इसका ग्रेस पीरियड होता है, इसका 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, ताकि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है राइट अवे, आप जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है 30 दिन तक इसको रन कर सकते हो और उसके बाद में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और उस 30 दिन के लाइसेंस के अलावा आपके पास इवैल्यूएशन लाइसेंस भी होते हैं जो कि आपको सिट्रिक्स की साइट से मिल सकते हैं। वो इवैल्यूएशन लाइसेंस जनरली 90 दिन के होते हैं, 90 डेज़ के। और वो आपको पीओसी वगैरह में काम आ सकते हैं। जैसे अगर आप 30 दिन में सारी चीज़ें जो आपने टेस्ट करनी है वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास 90 दिन तक का टाइम है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट, और ये फायरवॉल के बारे में पूछ रहा है मुझे कि आपने मैन्युअली सेट करना है फायरवॉल को, विंडोज़ फायरवॉल को, या ऑटोमेटिकली ये सारे पोर्ट्स ओपन करने हैं। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली ओपन करने देता हूँ सारे पोर्ट्स। सो आई विल क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे एक समरी दिखा रहा है सारी इंफॉर्मेशन की जो जो हमने सिलेक्ट की है इस इंस्टॉलेशन के लिए। प्री रिक्विजिट्स में ये .NET फ्रेमवर्क 4.8 इंस्टॉल करेगा और लोकल होस्ट कैशे के लिए एक लोकल डेटाबेस इंस्टॉल करेगा। ये लोकल डेटाबेस जो है ये इस एसक्यूएल सर्वर पे नहीं जाएगा, ये ये लोकली आपके सर्वर पे होगा, मतलब लोकली डिलीवरी कंट्रोलर पे होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने हमारे पास एक्चुअल हार्डवेयर कम है VMs रन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ही VM में SQL सर्वर और डिलीवरी कंट्रोलर को कंबाइन किया है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में देखोगे तो आपका डिलीवरी कंट्रोलर अलग VM होगा और SQL सर्वर आपका अलग से एक और VM होगा। तो वहाँ पे ये जो लोकल डेटाबेस है ये आपका जो आपका डिलीवरी कंट्रोलर VM है उसके ऊपर रहेगा। ये SQL सर्वर का पार्ट नहीं है। ये क्यों होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या फंक्शनैलिटी है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये जो कोर कंपोनेंट्स हैं, ये डिलीवरी कंट्रोलर, स्टूडियो लाइसेंस सर्वर जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसी की लिस्ट बता रहा है। और ये जो पोर्ट्स बता रहा है ये डिलीवरी कंट्रोलर के पोर्ट्स हैं और ये लाइसेंस सर्वर के पोर्ट्स हैं। बाकी के जो दिखा रहा है ये 27,8083 7279 ये सारे लाइसेंस सर्वर के पोर्ट्स हैं और बाकी के जो 3 हैं डिलीवरी कंट्रोलर के हैं। तो मैं इसको कहता हूँ इंस्टॉल, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ें इंस्टॉल करने में, तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये सारे कंपोनेंट्स जो थे वो अब इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ ये पूछ रहा है कि हमें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्या। डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है सिट्रिक्स के एनवायरनमेंट में जितने भी एरर्स वगैरह या परफॉर्मेंस का जो डेटा है वो कलेक्ट करके आप सिट्रिक्स क्लाउड के ऊपर अपलोड कर सकते हो
और सिट्रिक्स क्लाउड जो है उसको एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशंस देता है। तो अभी मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, इसलिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ों की मुझे लिस्ट दे रहा है जो इसने इंस्टॉल करी है। और अभी मैं इसको फिनिश करूँगा इंस्टॉलेशन को और इस सर्वर को रीबूट करूँगा। रीबूट करने के बाद हम वापस इसमें जाएंगे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में। और अभी एक्चुअली एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर कोई डेटाबेस नहीं बना होगा, क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हुए हैं इनको जब हम डिलीवरी कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद में आपका डेटाबेस बनता है। साइट डेटाबेस और दो और डेटाबेसेस होते हैं जो हम अभी देखेंगे। तो मैं इस सर्वर को रीबूट करता हूँ अब। ओके, तो ये हमारा डिलीवरी कंट्रोलर जो है इंस्टॉल हो चुका है अब। और मैंने स्टूडियो लॉन्च किया है, पहली बार स्टूडियो लॉन्च किया है। तो हमें ये 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन डिलीवर एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप्स टू योर यूज़र्स, जो कि हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरा रिमोट पीसी एक्सेस है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऑफिस में जो कंप्यूटर है उसको आप रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। और तीसरा स्केलिंग डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये हमारा पहला डिलीवरी कंट्रोलर है, पर अगर हमें फ्यूचर में जैसे हम एक और डिलीवरी कंट्रोलर बिल्ड करते हैं और उसको हमें इस साइट पे ऐड करना है तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और यहाँ पे साइट का मतलब सिट्रिक्स की साइट है जो कि हम अभी बिल्ड करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले ऑप्शन पे। तो अब ये हमें कुछ सवाल पूछेगा ये विज़ार्ड, जिससे कि ये इस साइट को कॉन्फ़िगर कर पाए। सबसे पहले हमें साइट का नाम पूछ रहा है, तो हम साइट का नाम रखेंगे IT-हिंदी। और इसके बाद में ये हमारे लिए 3 डेटाबेस बनाएगा इस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। यहाँ पे ये 3 डेटाबेस होंगे। साइट डेटाबेस, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की अभी। मॉनिटरिंग के लिए एक डेटाबेस बनाएगा, ये मॉनिटरिंग का जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए। और एक लॉगिंग के लिए बनाएगा। लॉगिंग का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिंग। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके सिट्रिक्स एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं स्टूडियो या आपका डिलीवरी कंट्रोलर जो है वो उसका लॉग रखता है डेटाबेस के अंदर। उस डेटाबेस का नाम लॉगिंग डेटाबेस होता है। तो लोकेशन यहाँ पे ये पूछ रहा है। लोकेशन हमारे लिए तो लोकल ही है, बिकॉज़ हमारा ये जो सर्वर है इसी के ऊपर हमारा एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे हम लोकेशन में सर्वर का नाम जो है citrix1 स्लैश इंस्टेंस का नाम है हमारा MSSQL। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। citrix1 आपके सर्वर का नाम है और इंस्टेंस का नाम भी यहाँ पे कहीं होगा। इंस्टेंस का नाम
ये इंस्टेंस का नाम है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट नाम होता है एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस का, MS SQL सर्वर। और फिर ये सर्वर और इंस्टेंस का नाम उठा के मैं बाकी दोनों डेटाबेसेस के लिए भी कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि generate scripts to manually set up databases on the database server। तो अगर आपका अलग से एक डेटाबेस सर्वर है और उस पर आपको एक्सेस नहीं है, क्योंकि सिट्रिक्स एडमिन्स को जनरली डेटाबेस के ऊपर एक्सेस नहीं होता है, डेटाबेस का एक्सेस जनरली DBA के पास होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ये ऑप्शन चूज़ करते हो आप इसमें, और ये आपको स्क्रिप्ट बना के दे देता है। स्क्रिप्ट यानी कि SQL सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली स्क्रिप्ट, जो कि जब आप अपने DBA को देते हो तो वो DBA उस स्क्रिप्ट को रन कर सकता है, और ये जो तीनों डेटाबेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों डेटाबेस वो स्क्रिप्ट आपको बना के दे देगी। तो हमें वैसा करने की ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि ये कह रहा है डू नॉट स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट इंस्टेंसेस, तो हम इसमें से इंस्टेंस का नाम हटा देते हैं और सर्वर का नाम पूरा डाल देते हैं citrix1.it hindi.local। ये FQDN डाल दिया है मैंने यहाँ पे सर्वर का। एंड नेक्स्ट, ये FQDN यानी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, और सर्वर के नाम में ये जो पार्ट होता है, जैसे citrix1 जो है वो सर्वर का नाम है, और जो डोमेन वाला पार्ट है वो डोमेन और होस्ट नेम और डोमेन नेम को जब कंबाइन करते हैं तो उसको FQDN बोलते हैं। ये DNS की टर्मिनोलॉजी है। आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं चाहे तो ये डेटाबेस अपना कन्फिगर हो गया। अभी बनाया नहीं है इसने डेटाबेस, बट कन्फिगर कर लिया है कि इसने डेटाबेस सर्वर को कांटेक्ट कर लिया है, और ये डिटरमिन कर लिया है कि जिस अकाउंट से हम स्टूडियो रन कर रहे हैं उस अकाउंट के पास डेटाबेस सर्वर के ऊपर लॉगिन करके डेटाबेस बनाने के लिए इनफ राइट्स अवेलेबल हैं। तो ये होने के बाद अब ये लाइसेंसिंग वाली स्क्रीन पे आया है। तो जैसा मैंने पहले बोला था, इसमें 30 डे फ्री ट्रायल आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप चाहो तो और भी 90 डे तक भी ले सकते हो आपके टेस्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पे अभी 30 डे ट्रायल के साथ ही जाएंगे, और ये लोकल होस्ट 27,000 जो है, लोकल होस्ट इसलिए क्योंकि हमारा लाइसेंस सर्वर इसी VM के ऊपर है, और 27,000 इसका पोर्ट नंबर होता है लाइसेंस सर्वर का, तो इसलिए ये दिखा रहा है। और ये ग्रीन लॉक वाले आइकॉन का मतलब है कि ये ट्रस्टेड सर्वर है और इसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है लाइसेंस सर्वर के साथ इस स्टूडियो कंसोल ने।
we'll go next here. अभी यहाँ पे हाइपरवाइजर कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है। हाइपरवाइजर यानी कि जैसे आपके पास VMware vSphere है, या फिर आपके पास न्यूटैनिक्स का कनेक्शन, न्यूटैनिक्स का हाइपरवाइजर है, या इवन सिट्रिक्स का ज़ेन सर्वर है, तो उस VMware या सिट्रिक्स वगैरह के हाइपरवाइजर एनवायरनमेंट में आप अपने VM डिप्लॉय कर सकते हो। आप स्टूडियो को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, और स्टूडियो में जो मशीन क्रिएशन सर्विसेज और प्रोविजनिंग, सिट्रिक्स प्रोविजनिंग जो है, उसको यूज़ करके आप अपने VM डिप्लॉय कर सकते हो। तो अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हार्डवेयर है नहीं हाइपरवाइजर को भी इंस्टॉल करने के लिए। मैं इसमें बाद में और हार्डवेयर ऐड करके फिर हाइपरवाइजर का कनेक्शन ऐड करूँगा। तो यानी कि मेरे पास VM अभी मैं 2-3 VM ही रन कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अभी हाइपरवाइजर कनेक्शन को अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। सो आई सिलेक्ट नो मशीन मैनेजमेंट हियर, और मैं नेक्स्ट करूँगा। और एपवी पब्लिशिंग, माइक्रोसॉफ्ट एपवी जो है, जिसमें आप एप्लीकेशन का एक पैकेज बनाते हो और फिर वो स्ट्रीम कर सकते हो एक फाइल शेयर से, तो वो अगर आपने इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो उस फीचर को। हम आई थिंक इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, तो मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा अभी। और नेक्स्ट, ये फिर से सारी चीज़ों की समरी दिखा रहा है, और जैसे ही मैं इसको फिनिश क्लिक करूँगा तो ये डेटाबेस वगैरह बनाएगा। लाइसेंस सर्वर के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका है, तो वो लाइसेंस सर्वर के ऊपर सर्विस वगैरह कॉन्फ़िगर हो जाएगी कि जो 30 डे ट्रायल लाइसेंस है वो इनेबल हो जाएगा। और हमारा जो स्टूडियो है उसमें हमें नए ऑब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे, जैसे कि डेटाबेसेस वगैरह। तो मैं यहाँ पे फिनिश क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा डेटाबेस बनाने में, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये अभी हमारा साइट डेटाबेस वगैरह डिप्लॉय हो गया है, स्टूडियो कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर हम स्टूडियो में यहाँ पे जाकर देखें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये हमें साइट डेटाबेस और बाकी के डेटाबेसेस का नाम दिखाएगा। तो ये 3 डेटाबेसेस इसने बनाए हैं, और कंट्रोलर्स के अंदर अगर हम जाएं यहाँ से, तो हमें अभी एक ही कंट्रोलर दिखाई देगा जो कि ये सर्वर, ये VM खुद है। मशीन कैटलॉग, डिलीवरी ग्रुप्स अभी कोई है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने बनाए नहीं है। ये क्या होते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ डेटाबेस बनाते वक्त मैं इसमें बताना भूल गया कि आपका जो जिस अकाउंट से आप रन कर रहे हो सिट्रिक्स स्टूडियो को डेटाबेस बनाते वक्त, उस अकाउंट के पास सिस एडमिन परमिशन होनी चाहिए। तो सिस एडमिन ये वाली परमिशन है, ये SQL सर्वर की परमिशन है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे कि ये परमिशन हमारे इस एनवायरनमेंट में किसके पास है, तो ये हमारे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। तो ये परमिशन अगर आपके अकाउंट के पास है तो ही आप ये सिट्रिक्स के डेटाबेसेस बना पाओगे। अगर ये परमिशन नहीं है तो आपको एरर आएगा। और डेटाबेसेस के अंदर जाके अगर आप अभी रिफ़्रेश करोगे तो ये 3 नए डेटाबेसेस जो हमने अभी बनाए हैं वो दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आके SQL सर्वर का रोल प्रीटी मच ख़त्म हो जाता है। एज इन
इसको बहुत ज़्यादा कुछ और आपने कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़्यादातर काम आपका स्टूडियो से होगा और आप अपने नए एप्लीकेशन और डेस्कटॉप वगैरह बनाओगे, वो स्टूडियो से पब्लिश करोगे। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला साइड डेटाबेस का वीडियो था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, और मुलाकात होगी अगले वीडियो में।